आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नाइजीरिया, अंगोला, बोत्सवाना और ज़ैम्बिया। कि इनकी राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर बताना है कि कौन सी राजधानी जो है वो सही सुमेलित नहीं। ठीक है, नाइजीरिया की अबुजा, अंगोला बमाको, बोत्सवाना गैबोरोन, ज़ैम्बिया लुसाका। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि अंगोला की राजधानी जो है लुआंडा है। अंगोला की राजधानी जो है वो लुआंडा है और बमाको जो है वो माली की राजधानी है। इसलिए बी ऑप्शन जो है इसका गलत है, बाकी जो है वो अन्य सुमेलित है। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न दर्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बांग्ला दर्रा, बांगला दर्रा और खारदुंग दर्रा। तो कौन सा उत्तर से दक्षिण के रूप में सही क्रम है? तो इसका सही जो आंसर है कि वो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा खारदुंग दर्रा, मतलब कि चौथा जो है नंबर 1 पे। उसके बाद जो आएगा वो आएगा बांग्ला दर्रा, तो नंबर 2 पे। नंबर 3 पे जो आता है वो आएगा बड़ा लाचा दर्रा और 4 पे आएगा सिपकीला दर्रा। तो सही आंसर जो होगा 4 3 2 1। इसका सही जो आंसर है वो है ए ऑप्शन 4 3 2 1, मतलब ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? कि तुंग और भद्रा नदियां सिमोगा के पास मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं और यह पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से निकलती है। तुंगभद्रा नदी को रामायण काल में पंपा नाम से जानते हैं और यह आंध्र प्रदेश में गोडी माल्ला नामक स्थान पर कृष्णा नदी से मिलती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र आदि को भूमध्य सागर सीमाएं जो हैं भूमध्य सागर को स्पर्श करती हैं, जबकि सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती की सीमाएं लाल सागर को स्पर्श करती हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक। केवल पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि इथोपिया की सीमा जो है वो लाल सागर से टच नहीं करती है। केवल मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती की सीमा जो है वो लाल सागर से टच करती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा विविधता, बीटा और गामा विविधता का विभाजन RH विक्टर ने किया और किसी विभिन्न क्षेत्र में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में बीटा विविधता सहायक होती है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, तो ए ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि जैव विविधता के मापन के लिए अल्फा बीटा गामा विविधता का विभाजन जो है वो RH वेक्टर ने 1972 में किया था। 1972 में किया था, लेकिन जैव विविधता की तुलना में तुलनात्मक अध्ययन में अल्फा विविधता सहायक होती है, ना कि बीटा विविधता। इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, राइन नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कि यह आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में मिल जाती है। दूसरा, यह राइन नदी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है। तीसरा है, यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
चौथा है यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, यह कुछ दूर तक जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सीमा बनाती है। ये कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि राइन नदी ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच सीमा नहीं बनाती है, बल्कि वेसल शहर से यह उत्तरी दिशा में मुड़ जाती है और यह फ्रांस और जर्मनी की सीमा से होते हुए बहती है। इसीलिए इसके अन्य कथन जो सभी सही हैं। राइन नदी स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड्स होते हुए एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है रूस के मैग्निटोगोर्स्क शहर के संबंध में विचार कीजिए कि यह नगर यूराल श्रेणी के उत्तर पश्चिम भाग पर अवस्थित है और यह उच्च गुणवत्ता युक्त लौह एवं भंडारियम लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि यह शहर जो है यूराल पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित नहीं है, यह यूराल पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है, ना कि उत्तर में। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। इस युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। सेंट थॉमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित कर दिया और यह युद्ध एक्स-ला-शापिल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि सेंट थॉमे के युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के नवाब की सेना को पराजित किया। यही कथन जो है वो गलत है। अगर हम बात करें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से लेकर 1748 तक चला। यह ऑस्ट्रिया युद्ध के विस्तार मात्र था। इस युद्ध का तत्कालीन कारण ये था कि अंग्रेजी सेना नायक वारनेट ने फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया था और इसी युद्ध के दौरान फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और सेंट थॉमे का युद्ध 1748 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना तथा कर्नाटक के नवाब की सेना के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन पैराडाइज ने किया था, ना कि डुप्ली ने किया था। मतलब इस युद्ध का नेतृत्व जो है कैप्टन पैराडाइज ने किया था, ना कि डुप्ले ने किया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्स-ला-शापिल की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि से मद्रास अंग्रेजों को, अमेरिका में लुईबर्ग फ्रांसीसियों को मिल गया। अगला प्रश्न है मराठा काल में मोकास क्या था? मराठा काल में मोकास क्या था? चौथ का 25% भाग जो राजा के लिए सुरक्षित रखा जाता था। चौथ का 6% भाग जो पंत सचिव के लिए सुरक्षित रखा जाता था। चौथ का 3% भाग जो राजा की इच्छा पर निर्भर था। चौथ का 66% भाग जो मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। तो कौन क्या है मोकास क्या था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। चौथ का 66% भाग जो है मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था, इसे ही मोकास कहते थे। मराठा काल में चौथ से जो आय प्राप्त होती थी और उस आय को 4 भागों में बांटा जाता था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के शासनकाल में समितियों का गठन उनका क्यों हुआ था? मतलब की सिफारिश क्या थी? कि निकोलसन समिति, हालैंड समिति, पील समिति या फिर लिनथगो समिति? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कि निकोलसन समिति ने कीमतों में उतार चढ़ाव पर रोक की बात की थी। हॉलैंड समिति ने उद्योगों से संबंधित बात की थी। पील समिति केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार के बीच राजस्व के विभाजन से बातचीत की थी। या लिनथगो ने कृषि के स्थिति में सुधार की थी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, निकोलसन समिति। निकोलसन समिति का गठन जो है वो 1892 में हुआ था।
और सिफारिश इसको गठन किया गया था सहकारी संस्थाओं के गठन के पर बात करनी थी, जबकि कीमतों के उतार चढ़ाव के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1915 में दत्ता समिति का गठन किया गया था। बाकी जो हैं वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारक, जिसमें कथन ए को दूसरे को कारण कहा गया है। इसमें ब्रिटेन की सरकार ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा और जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला। तो इसका कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर जो है कि ए आर जो है वो दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, वेबल योजना ने 14 जून 1945 को गवर्नर जनरल वेबल ने प्रस्तुत किया था। इसमें कौन से प्रावधान शामिल थे? वायसराय की कार्यकारिणी में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। प्रतिरक्षा मंत्रालय को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे। कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी और युद्ध समाप्त होने पर भारतीय स्वयं ही अपना संविधान बनाएंगे। तो इसका कौन सा कथन गलत है? शामिल हैं 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 4 या फिर 2 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पहला, दूसरा और चौथा। कथन 3 गलत है क्योंकि कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर रखी जाने की बात कही गई थी, न कि समस्त हिंदुओं के बराबर। बाकी जो है वो वेबल योजना के प्रावधान थे। अगला प्रश्न है, द रेडिकल डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना 1940 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की और बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में एम.एन. रॉय ने की। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसके दोनों कथन गलत हैं। क्योंकि द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1940 में एम.एन. रॉय ने की थी और बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी की स्थापना 1941 में इंद्रसेन और अजीत राय ने की थी। इंद्रसेन और अजीत राय ने की थी, जबकि सोमेंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1942 में की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत में प्राचीनतम सिक्के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्राप्त होते हैं, जिन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। इन्हें आहत सिक्के इसलिए कहा जाता है कि क्रियाधार के टुकड़ों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तु की आकृतियों का ठप्पा मारकर बनाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सिक्कों के संबंध में इन दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मोटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मोटिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त में किया गया।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख है और गुप्त शासकों में कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख और सिक्के चलाए गए। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4 या फिर 1 2, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1 3 4। दूसरा कथन जो है इसका गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने 1319 में गुप्त संवत चलाया। इस संवत का सर्वाधिक प्रयोग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा अभिलेख में किया था, ना कि समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में ही गंगा के अवतरण का उल्लेख है और पाटलिपुत्र को पुष्प नगर कहा गया है, ये प्रयाग प्रशस्ति में। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं और सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए, जिनमें अभिलेखों की संख्या 18 है और सिक्कों की संख्या 14 प्रकार के। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है कि यह बौद्ध शाखा हीनयान का शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हुएनसांग के समय नालंदा के कुलपति चंद्रकीर्ति थे। राहुल मित्र वीरदेव चंद्र गोविंद जैसे यहाँ के विद्वान चीन तिब्बत गए थे और धर्मपाल ने नालंदा का पुनरुद्धार किया। इसके खर्च का पूरा करने के लिए 200 गांव अलग किए। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, कि यही कथन सही है, बाकी तीनों जो हैं वो गलत है। क्योंकि नालंदा जो है वो हीनयान का नहीं, नालंदा जो है वो महायान शाखा का ज्ञान केंद्र है, शिक्षा का केंद्र था। हुएनसांग के समय नालंदा के कुलपति जो हैं चंद्रकीर्ति नहीं थे, शीलभद्र थे। शीलभद्र थे। राहुल मित्र, कमलशील कुमार जी, धर्मदेव जो हैं वो चीन दरबार गए थे। बाकी जो हैं डी केवल वो है वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। यह स्पेन का निवासी था। यह विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किया। तो कौन सा कथन सही है? 2 और सही नहीं है, 2 और 3, 1 और 4, 1 2 3 या फिर 2 3 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 2 और 3। पहला और चौथा कथन गलत है कि विजयनगर आने वाला पहला यात्री विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोलो कॉन्टी था। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि यह स्पेन का निवासी नहीं था, यह इटली का निवासी था और यह विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। चौथा कथन इसलिए गलत है कि इसी ने कि विजयकालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन इसी ने की नहीं। तीसरा कथन इसलिए गलत है कि विजयनगर के शासनकाल में या निकोलो कॉन्टी जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में ना आकर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि फतेहपुर सीकरी पत्थर से प्रेम तथा एक महान व्यक्ति के मस्तिष्क की अभिव्यक्ति है? बर्नियर, फर्ग्यूसन, लेनपूल या फिर एल्फिंस्टन? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन फर्ग्यूसन। अगला प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथनों पर विचार करें कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 1 अप्रैल 2027 से प्रारंभ होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए मान्य होगी। आयोग का अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है
और केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 11 में दिया गया है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर तीनों? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, ये सही है। और यह जो वित्त आयोग की सिफारिश जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, ना कि 1 अप्रैल 2027 तक। और केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों का विवरण जो है वो संविधान के भाग 11 में नहीं, संविधान के भाग 12 में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की मजदूरी दरों के हाल में परिवर्तन किया गया है। इस योजना की मजदूरी दरें निम्नलिखित में से किस आधार पर संशोधित की जाती हैं? थोक मूल्य सूचकांक, बाजार मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कृषि श्रमिक। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ सीडीपी सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि यह क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत प्रारंभ किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से बागवानी किसानों को सब्सिडी वितरित की जाएगी और यह प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईरूपी के वाउचर का प्रयोग करके किसानों के बैंक खातों में सीधे सब्सिडी भेजी जाएगी। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1 2 3, 1 3, केवल 1 या फिर 1 2? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि 1 2 3 मतलब तीनों कथन जो हैं वो सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।